नमस्कार। गबन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी जी ने निम्न मध्यम वर्ग के भारतीय युवाओं में गिरते नैतिक मूल्यों को दिखाने की चेष्टा की है। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। रमानाथ और जल्पा पति पत्नी हैं। जल्पा के गहनों की लालसा पूरी करने के लिए रमानाथ ऋण पर उसके लिए गहने बनवाता है। जल्पा को यह बात नहीं मालूम है कि उसका पति ऋण लेकर गहने बनवा रहा है, नहीं तो शायद वह गहनों के लिए मना भी कर सकती थी। जल्पा की सहेली रतन को भी जल्पा की तरह ही जड़ाऊ कंगन चाहिए। उसने रमानाथ को ठीक उसी तरह के कंगन बनवा देने के लिए कहा, जिसके लिए रतन ने उसे 600 रुपये दिए। रमानाथ ने सोचा कि सर्राफ के दाम पहले से ही नहीं चुकाए गए हैं, अब नए कंगन बनाने किस मुँह से बोलूँ। उसने रतन के 600 रुपये से अपना पुराना हिसाब चुकता किया और उसे एक नए कंगन बनाने के लिए भी कहा। मगर सर्राफ रोज़ रोज़ की टाल मटोल से पहले से ही चिढ़ा हुआ था। उसने रुपये तो ले लिए, परंतु नए कंगन नहीं बनवाए। इधर रतन कंगन के लिए अधीर हो रही थी। अंत में उसने रमानाथ से अपने रुपये वापस मांगने शुरू किए। रतन को लौटाने के लिए रमानाथ ने किसी तरह दफ्तर से रुपयों का इंतज़ाम किया। उसने सोचा था कि यह रुपये वह रतन को दिखाकर उसे तसल्ली देगा कि कंगन जल्दी बन जाएंगे। वह उसे मना लेगा और फिर रुपये वापस दफ्तर में रख देगा। मगर घटनाएं कुछ इस तरह घटी कि रमानाथ की अनुपस्थिति में जल्पा ने रतन को वह सारे रुपये दे दिए। उन रुपयों को लेकर रतन अपने घर चली जाती है। अब आगे। रमा कोई 9 बजे घूम कर लौटा। जल्पा रसोई बना रही थी। उसे देखते ही बोली, रतन आई थी, मैंने उसके सब रुपये दे दिए। रमा के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। आंखें फैलकर माथे पर जा पहुंची। घबरा कर बोला, क्या कहा? रतन को रुपये दे दिए? तुमसे किसने कहा था उसे रुपये देने को? जल्पा, उसी के रुपये तो तुमने लाकर रखे थे ना, तुम खुद उसका इंतजार करते रहे। तुम्हारे जाते ही वह आई और कंगन मांगने लगी। मैंने झल्ला कर उसके रुपये उसके सामने फेंक दिए। रमा ने सावधान होकर कहा, उसने रुपये मांगे तो न थे? जल्पा, मांगे क्यों नहीं? हाँ, जब मैंने दे दिए तो अलबत्ता कहने लगी, इसे क्यों लौटाती है, अपने पास ही पड़ा रहने दो। मैंने कह दिया, ऐसा शक्की मिजाज वालों का रुपया हम नहीं रखा करते। रमानाथ, ईश्वर के लिए तुम मुझसे बिना पूछे कोई काम मत किया करो। जल्पा, तो अभी क्या हुआ है, उसके पास जाकर रुपये मांग लाओ। मगर अभी से रुपये घर में लाकर अपने जी का जंजाल क्यों मोल लोगे? रमा इतना निस्तेज हो गया कि जल्पा पर बिगड़ने की शक्ति उसमें न रही। रुआंसा होकर नीचे चला गया और स्थिति पर विचार करने लगा। जल्पा पर बिगड़ना अन्याय था। जब रमा ने साफ कह दिया कि रुपये रतन के हैं और इसका संकेत तक न दिया कि मुझसे पूछे बगैर रुपये रतन को न देना, तो जल्पा का इसमें कोई अपराध ही नहीं। उसने सोचा, इस समय झल्लाने और बिगड़ने से समस्या हल न होगी। शांत चित्त होकर विचार करने की आवश्यकता है। रतन से रुपये वापस लेना अनिवार्य था। जिस समय वह यहाँ आई, अगर मैं खुद मौजूद होता तो कितनी खूबसूरती से सारी मुश्किल आसान हो जाती। मुझको क्या शामत सवार थी कि घूमने निकला। एक दिन घूमने न जाता तो कौन सा मरा जाता था। कोई गुप्त शक्ति मेरा अनिष्ट करने पर उतर आई हो। 10 मिनट की अनुपस्थिति ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वह कह रही थी, रुपये रख लीजिए। जल्पा ने जरा समझ से काम लिया होता तो यह नौबत काहे को आती। लेकिन फिर मैं बीती हुई बातों को सोचने लगा। समस्या है, रतन से रुपये वापस कैसे लिए जाएं? क्यों न चलकर कह दूं कि रुपया लौटाने से आप नाराज हो गई हैं। असल में मैं आपके लिए रुपये न लाया था, सर्राफ से इसलिए मांग लाया था जिसमें वह चीज़ बनाकर दे दे। संभव है वह खुद ही लज्जित होकर क्षमा मांगे और रुपये दे दे। बस इस वक्त वहाँ जाना चाहिए। यह निश्चय करके उसने घड़ी पर नज़र डाली। 8:30 बजे थे। अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय रतन घर से बाहर नहीं जा सकती। रमा ने साइकिल उठाई और रतन से मिलने चला। रतन के बंगले पर आज बड़ी बाहर थी। यहाँ नित्य ही कोई न कोई उत्सव, दावत, पार्टी होती रहती थी। रतन का एकांत नीरस जीवन इन विषयों की ओर उसी भांति लपलपाता था जैसे प्यासा पानी की ओर लपकता है। इस वक्त वहाँ बच्चों का जमघट था। एक आम के वृक्ष में झूला पड़ा था
बिजली की बत्तियां जल रही थी, बच्चे झूला झूल रहे थे और रतन खड़ी झूला झूला रही थी। हू हा मचा हुआ था। वकील साहब इस मौसम में भी ऊनी ओवरकोट पहने बारामदे पर सिगार पी रहे थे। रमा की इच्छा हुई कि झूले के पास जाकर रतन से बातें करे, पर वकील साहब को खड़े देखकर वह संकोच के मारे उधर न जा सका। वकील साहब ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिया और बोले, आओ रमा बाबू, कहो तुम्हारे म्यूनिसिपल बोर्ड की क्या खबरें हैं? रमा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कोई नई बात तो नहीं हुई है। वकील, आपके बोर्ड में लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पास होगा? और कई बोर्डों ने तो पास कर दिया है। जब तक स्त्रियों की शिक्षा का काफी प्रचार न होगा, हमारा कभी उद्धार न होगा। आप तो यूरोप न गए होंगे। ओह, क्या आज़ादी है, क्या दौलत, क्या जीवन, क्या उत्साह। बस मालूम होता है यही स्वर्ग है। और स्त्रियां तो सचमुच की देवियां हैं, इतनी हंसमुख, इतनी स्वच्छंद। यह सब स्त्री शिक्षा का ही प्रसाद है। रमा ने समाचार पत्रों में इन देशों का जो कुछ थोड़ा हाल पढ़ा था, उसके आधार पर बोला, पर वहाँ स्त्रियों का आचरण तो बहुत अच्छा नहीं है। वकील, नॉनसेंस, अपने अपने देश की प्रथा है। आप एक युवती को किसी युवक के साथ एकांत में विचरते देखकर दांतों तले अंगुली दबाते हैं। आपका अंतःकरण इतना मलिन हो गया कि स्त्री पुरुष को एक जगह देखकर आप संदेह किए बिना रह ही नहीं सकते। पर जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ शिक्षा पाते हैं, वहाँ यह जाति भेद बहुत महत्व नहीं रखता। आपस में स्नेह और सहानुभूति की इतनी बातें पैदा हो जाती है कि कामुकता का अंश बहुत थोड़ा रह जाता है। यह समझ लीजिए कि जिस देश में स्त्रियां जितनी अधिक स्वाधीन हैं, वह देश उतना ही सभ्य है। स्त्रियों को कैद में, पर्दे में या पुरुषों से कोसों दूर रखने का तात्पर्य यही निकलता है कि आपके यहाँ जनता इतनी आचार भ्रष्ट है कि स्त्रियों का अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं करती। युवकों के लिए राजनीति, धर्म, ललित कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान और हजारों ही ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर वह युवतियों से गहरी दोस्ती पैदा कर सकते हैं। यहाँ लोगों की मनोवृत्तियाँ संकुचित नहीं रहती। मैं साल भर यूरोप और अमेरिका में रह चुका हूँ। कितनी ही सुंदरियाँ मेरी दोस्त थी, उनके साथ खेला हूँ, नाचा हूँ, पर कभी मुंह से ऐसा शब्द न निकलता था जैसे सुनकर किसी युवती को लज्जा से सिर झुकाना पड़े। और फिर अच्छे और बुरे कहाँ नहीं हैं। रमा को इन सब बातों में कोई आनंद न आ रहा था। वह तो इस समय दूसरी ही चिंता में मग्न था। वकील साहब ने फिर कहा, जब तक हम स्त्री पुरुषों को अबाध रूप से अपना अपना मानसिक विकास न करने देंगे, हम अवनति की ओर खिसकते चले जाएंगे। बंधनों से समाज का पैर न बांधिए, उसके गले में कैदी की जंजीर न डालिए। विधवा विवाह का प्रचार कीजिए, खूब जोरों से कीजिए। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि कोई अधेड़ आदमी किसी युवती से ब्याह कर लेता है तो अखबारों में इतना कोहराम मच जाता है। यूरोप में 80 बरस के बूढ़े युवतियों से विवाह करते हैं, 70 वर्ष की वृद्धाई युवकों से विवाह करती है, कोई कुछ नहीं कहता। किसी को कानों कान खबर भी नहीं मिलती। हम बूढ़ों को मरने के पहले ही मार डालना चाहते हैं। हालांकि मनुष्य को कभी किसी सहगामिनी की जरूरत होती है तो वो बुढ़ापे में होती है, जब उसे हरदम किसी अवलंब की इच्छा होती है, जब वह परमुखापेक्षी हो जाता है। रमा का ध्यान झूले की ओर था। किसी तरह रतन से दो दो बातें करने का अवसर मिले। इस समय उसकी सबसे बड़ी यही कामना थी। उसका वहां जाना शिष्टाचार के विरुद्ध था। आखिर उसने एक क्षण के बाद झूले की ओर देखकर कहा, इतने लड़के किधर से आ गए? वकील, रतन बाई को बाल समाज से बड़ा स्नेह है। न जाने कहाँ कहाँ से इतने लड़के जमा हो जाते हैं। अगर आपको बच्चों से प्यार है तो जाइए। रमा तो यही चाहता ही था। झट से झूले के पास जा पहुंचा। रतन उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, इन शैतानों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। झूले से इन सब का पेट ही नहीं भरता। आइए जरा आप भी बेगार कीजिए, मैं तो थक गई हूँ। यह कहकर वह पक्के चबूतरे पर बैठ गई। रमा झोंके देने लगा। बच्चों ने नया आदमी देखा तो सब के सब अपनी अपनी पारी को उतावले होने लगे। रतन के हाथों 2 बारियां आ चुकी थी, पर यह कैसे हो सकता था कि कुछ लड़के तो तीसरी बार भी झूले और बाकी बैठे मुंह ताके। 2 उतरते तो 4 झूले पर बैठ जाते। रमा को बच्चों से नाम मात्र को भी प्रेम न था, पर इस वक्त फंस गया था। क्या करता?
आखिर आधा घंटे के बेगारी के बाद उसका जी उब गया। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। मतलब की बात कैसे छेड़े। रतन तो झूले में इतनी मगन थी मानो उसे रुपयों की सुध ही नहीं। सहसा रतन ने झूले के पास जाकर कहा, बाबूजी मैं बैठती हूँ, मुझे झुलाइए, मगर नीचे से नहीं, झूले पर खड़े होकर पेंग मारिए। रमा बचपन से ही झूले पर बैठते डरता था। एक बार मित्रों ने जबरदस्ती झूले पर बैठा दिया था तो उसे चक्कर आने लगा था, पर इस अनुरोध ने उसे झूले पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी अयोग्यता कैसे प्रकट करे। रतन 2 बच्चों को लेकर बैठ गई और यह गीत गाने लगी। कदम की डरिया झूला पड़ गई और राधा रानी झूलन आई। रमा झूले पर खड़ा होकर पेंग मारने लगा, लेकिन उसके पांव कांप रहे थे और दिल बैठा जाता था। जब झूला ऊपर से फिरता तो ऐसा जान पड़ता मानो कोई तरल वस्तु उसके वक्ष में चुभती चली जा रही है और रतन लड़कियों के साथ गाना गा रही थी। एक क्षण के बाद रतन ने कहा, जरा और बढ़ाइए साहब, आपसे तो झूला भी नहीं बढ़ाया जाता। रमा ने लज्जित होकर और जोर लगाया, पर झूला न बढ़ा। रमा के सिर में चक्कर आने लगा। रतन, आपको तो पेंग मारना भी नहीं आता, कभी झूला नहीं झूले? रमा ने झिझकते हुए कहा, हाँ इधर तो वर्षों से नहीं बैठा हूँ। रतन, तो आप इन बच्चों को संभाल कर बैठिए, मैं आपको झुलाऊंगी। अगर उस डाल को न छूले तो कहिएगा। रमा के प्राण सूख गए। बोला, आज तो बहुत देर हो गई, फिर कभी आऊँगा। रतन, अजी अभी क्या देर हुई है, 10 भी नहीं बजे हैं। घबराइए नहीं, अभी बहुत रात पड़ी है, खूब झूल कर जाइएगा। कल जलपा को लेकर आइएगा, हम दोनों झूला झूलेंगे। रमा झूले पर से उतर आया तो उसका चेहरा सहमा हुआ था। मालूम होता था अब गिरा अब गिरा। वह लड़खड़ाता हुआ साइकिल की ओर चला और उस पर बैठकर तुरंत घर भागा। कुछ दूर तक उसे कुछ होश न रहा। पाँव आप ही आप पैडल घुमाते जाते थे। आधी दूर जाने के बाद उसे होश आया। उसने साइकिल घुमा दी, कुछ दूर चला, फिर उतरकर सोचने लगा, आज संकोच में पड़कर कैसी बाजी हाथ से खोई। वहां से चुपचाप अपना सा मुंह किए लौट आया। क्यों उसके मुंह से आवाज नहीं निकली? रतन कुछ हवा तो नहीं थी जो उसे खा जाती। सहसा उसे याद आया, थैली में 800 रुपये थे। जलपा ने झुंझलाकर थैली की थैली उसके हवाले कर दी थी। शायद उसने गिना भी नहीं। कहीं ऐसा न हो कि थैली किसी को दे दे या रुपयों में मिला दे तो गजब ही हो जाए। मैं कहीं का न रहूं। क्यों न इसी वक्त चलकर बाकी के रुपये मांग लूं। लेकिन बहुत देर हो गई है, सवेरे फिर आना पड़ेगा। मगर यह 200 रुपये मिल गए तब भी 500 रुपये की कमी रह जाएगी। उसका प्रबंध कैसे होगा? ईश्वर ही बेड़ा पार लगाए तो लग सकता है। सवेरे कुछ प्रबंध न हुआ तो क्या होगा, यह सोचकर वह कांप उठा। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब निराशा में भी हमें आशा होती है। रमा ने सोचा, एक बार फिर गंगू के पास चलूं, शायद दुकान पर मिल जाए, उसके हाथ पांव जोड़ूं, संभव है शायद कुछ दया आ जाए। वह सर्राफे जा पहुंचा, मगर गंगू की दुकान बंद थी। वह लौटा ही था कि चरणदास आता हुआ दिखाई दिया। रमा को देखते ही बोला, बाबूजी, आपने तो इधर का रास्ता ही छोड़ दिया। कहिए, रुपए कब तक मिलेंगे? रमा ने विनम्र भाव से कहा, अब बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे भाई, देरी नहीं। देखो गंगू के रुपए चुकाए, अब तुम्हारी बारी है। चरणदास, वह सब किस्सा मालूम है। गंगू ने होशियारी से अपने रुपए न लिए होते तो हमारी तरह टप्पा खाते। साल भर हो रहा है, रुपए सैकड़े की सूद भी रखिए तो 84 रुपये होते हैं। कल आकर हिसाब कर जाइएगा। सब नहीं तो आधा तिहाई कुछ तो दे दीजिए। लेते देते रहने से मालिक को ढाढ़स बना रहता है। कान में तेल डालकर बैठ रहने से तो उन्हें आशंका ही होने लगेगी कि आपकी नीयत खराब है। तो कल कब आइएगा? रमानाथ, भाई कल मैं रुपए लेकर ना आ सकूंगा। यूँ जब कहो तब चला आऊँगा। क्यों इस वक्त अपने सेठ जी से जरा 400-500 रुपये का बंदोबस्त न करा दोगे? तुम्हारी मुट्ठी भी गर्म कर दूंगा। चरणदास, कहाँ की बात लिए फिरते हो बाबूजी? सेठ जी एक कौड़ी नहीं देंगे। उन्होंने यही बहुत सलूक किया कि नालिश नहीं कर दी। आपके पीछे मुझे बातें सुननी पड़ती है। क्या बड़े मुंशी जी से कहना पड़ेगा? रमा ने झल्लाकर कहा, तुम्हारा देनदार मैं हूँ, बड़े मुंशी नहीं है। मैं मर नहीं गया हूँ, घर छोड़कर भागा नहीं जाता हूँ। इतने अधीर क्यों हुए जाते हो?
चरणदास, साल भर हुआ एक कौड़ी नहीं मिली, अधीर न हो तो क्या हूँ, कल कम से कम 200 रुपये गिन कर रख दीजिएगा। रमानाथ, मैंने कह दिया मेरे पास अभी रुपए नहीं है। चरणदास, रोज गठरी काट काट कर रखते हो, उस पर कहते हो कि रुपए नहीं है, कल रुपए जुटा रखना, कल आदमी जरूर आएगा। रमा ने उसका कोई जवाब न दिया, आगे बढ़ा। इधर आया कि कुछ काम निकलेगा, उल्टे तकाजा सहना पड़ा। कहीं दुष्ट सचमुच बाबूजी के पास तकाजा न भेज दे, आग ही हो जाएंगे। जलपा भी समझे कि कैसा लबाडिया आदमी है। इस समय रमा की आंखों से आंसू तो न निकलते थे, पर उसका एक एक रोंवा रो रहा था। जलपा से अपनी असली हालत छिपाकर उसने कितनी भारी भूल की। वह समझदार औरत है, अगर उसे मालूम होता कि मेरे घर की भूंगी भांग भी नहीं है तो वह मुझे कभी गहने उधार लेने न कहती। उसने तो कभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, मैं ही अपनी शान जमाने के लिए मरा जा रहा था। इतना बड़ा बोझ सिर पर लेकर मैंने क्यों किफ़ायती से काम नहीं लिया। मुझे एक एक पैसा दांतों से पकड़ना चाहिए था। साल भर में मेरी आमदनी सब मिलाकर 1000 से कम न हुई होती। अगर किफ़ायत से चलता तो इन दोनों महाजनों के आधे आधे रुपए ज़रूर अदा हो जाते, मगर यहाँ तो सिर पर शामत सवार थी। इसकी क्या ज़रूरत थी कि जलपा मोहल्ले भर की औरतों को जमा करके रोज़ सैर सपाटे करने जाए। सैकड़ों रुपये तो तांगे वाला ही ले गया होगा, मगर यहाँ तो उस पर रौब जमाने की पड़ी थी। सारा बाजार जान गया कि लाला निरे लफंगे हैं, पर अपनी स्त्री न जानने पाए। वाह री बुद्धि! दरवाजे के लिए पर्दों की क्या ज़रूरत? 2 लैंपें क्यों लाया? नई निवाड़ लेकर चारपाइयाँ क्यों बनवाई? उसने रास्ते में ही उन खर्चों का हिसाब कर लिया जिन्हें उसकी हैसियत से आदमी को टालना चाहिए था। आदमी जब तक स्वस्थ रहता है उसे कोई चिंता नहीं रहती कि वह क्या खाता है, कितना खाता है, कब खाता है। लेकिन जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे याद आता है कि कल मैंने पकौड़ियाँ खाई थी। विजय बहुर्मुखी होता है, पराजय अंतर्मुखी। जलपा ने पूछा, कहाँ चले गए थे, बड़ी देर लगा दी? रमानाथ, तुम्हारे कारण रतन के बंगले पर जाना पड़ा। तुमने सब रुपये उठाकर दे दिए, उसमें 200 रुपये मेरे भी थे। जलपा, तो मुझे क्या मालूम था, तुमने कहा भी तो नहीं। मगर उनके पास से रुपये कहीं जा तो नहीं सकते, वह आप ही भेज देंगी। रमानाथ, माना, पर सरकारी रकम तो कल दाखिल करनी पड़ेगी। जलपा, कल मुझसे 200 रुपये ले लेना, मेरे पास है। रमा को विश्वास न आया, बोला, इतने रुपए कहाँ से आए? जलपा, तुम्हें इससे मतलब? मैं तो 200 रुपये देने को कहती हूँ। रमा का चेहरा खिल उठा, कुछ कुछ आशा बंधी। 200 रुपये यह दे दे, 200 रुपये रतन से ले लूँ, 100 रुपये मेरे पास हैं ही, तो कुल 300 की कमी रह जाएगी। मगर यही 300 रुपये कहाँ से आएंगे? ऐसा कोई नज़र न आता जिससे इतने रुपये मिलने की आशा की जा सके। हाँ, रतन सब रुपये दे दे तो बिगड़ी बात बन जाए। आशा का यही एक आधार रह गया था। जब वह खाना खाकर लेटा तो जलपा ने कहा, आज किस सोच में पड़े हो? रमानाथ, सोच किस बात का? क्या मैं उदास हूँ? जलपा, हाँ, किसी चिंता में पड़े हुए हो, मगर मुझसे बताते नहीं हो। रमानाथ, ऐसी कोई बात होती तो तुमसे छिपाता। जलपा, वाह, तुम अपने दिल की बात मुझसे कहोगे, ऋषियों की आज्ञा नहीं है। रमानाथ, मैं उन ऋषियों के भक्त में नहीं हूँ। जलपा, वह तो तब मालूम होता जब मैं तुम्हारे हृदय में बैठ कर देखती। रमानाथ, वहाँ तो तुम अपनी ही प्रतिमा देखती। रात को जलपा ने एक भयंकर स्वप्न देखा, वह चिल्ला पड़ी। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या है जलपा, क्या स्वप्न देख रही हो? जलपा ने इधर उधर घबराई हुई आंखों से देखा और कहा, बड़े संकट में जान पड़ी थी, न जाने कैसा सपना देख रही थी। रमानाथ, क्या देखा? जलपा, क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। देखती थी कि तुम्हें कई सिपाही पकड़े लिए जाते हैं, कितना भयंकर रूप था उनका। रमा का खून सूख गया। 2-4 दिन पहले इस स्वप्न को उसने हंसी मजाक में उड़ा दिया होता था। इस समय अपने आप को सशंकित होने से रोक न सका, पर बाहर से हंसकर बोला, तुमने सिपाहियों से पूछा नहीं इन्हें क्यों पकड़े लिए जाते हो?
जलपा, तुम्हें हंसी सूझ रही है और मेरा हृदय कांप रहा है। थोड़ी देर के बाद रमा ने नींद में बकना शुरू किया। अम्मा कहे देती हूँ, फिर मेरा मुंह न देखोगी, मैं डूब मरूंगा। जलपा को अभी तक नींद न आई थी। भयभीत होकर उसने रमा को जोर से हिलाया और बोली, मुझे तो हंसते थे और खुद बकने लगे। सुनकर रोए खड़े हो गए। स्वप्न क्या देखते थे? रमा ने लज्जित होकर कहा। हाँ जी, न जाने क्या देख रहा था, कुछ याद नहीं। जलपा ने पूछा। अम्मा को क्यों धमका रहे थे? सच बताओ, क्या देखते थे? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, कुछ याद नहीं आता, यूं ही बकने लगा होऊंगा। जलपा, अच्छा तो करवट सोना, चित सोने से आदमी बकने लगता है। रमा करवट सो गया, पर ऐसा जान पड़ा मानो चिंता और शंका दोनों आंखों में बैठी हुई निद्रा के आक्रमण से उनकी रक्षा कर रही है। जगते हुए 2 बज गए। जलपा सहसा उठ बैठी और सुराही से पानी उड़ेलते हुए बोली, बड़ी प्यास लग रही थी, क्या तुम भी अभी तक जाग रहे हो? रमा, हाँ जी, नींद उचट गई है। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास 200 रुपये कहाँ से आ गए, मुझे इसका आश्चर्य है। जलपा, ये रुपये मैं मायके से लाई थी, कुछ विदाई में मिले थे, कुछ पहले से रखे थे। रमानाथ, तब तो तुम रुपये जमा करने में बड़ी कुशल हो, यहाँ क्यों नहीं कुछ जमा किया? जलपा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पाकर अब रुपयों की परवाह ही नहीं रही। रमानाथ, अपने भाग्य को कोसती होगी। जलपा, भाग्य को क्यों कोसूं? भाग्य को वह औरतें रोएं जिनका पति निकट्टू हो, शराबी हो, दुराचारी हो, रोगी हो, तानों से स्त्री को छेदता रहे, बात बात पर बिगड़े। पुरुष मन का हो तो स्त्री उसके साथ उपवास करके भी प्रसन्न रहेगी। रमा ने विनोद भाव से कहा, तो मैं तुम्हारे मन का हूं? जलपा ने प्रेम पूर्ण गर्व से कहा, मेरी जो आशा थी उससे तुम बढ़कर निकले। मेरी 3 सहेलियां हैं, एक का भी पति ऐसा नहीं। एक एमए है पर सदा रोगी, दूसरा विद्वान भी है और धनी भी पर वैश्यागमित, और तीसरा घरगुस्सू है और बिल्कुल निकट्ठू। रमा का हृदय गदगद हो गया। ऐसी प्रेम की मूर्ति और दया की देवी के साथ उसने कितना बड़ा विश्वासघात किया। इतना दुराव रखने पर भी वह मुझसे इतना घना प्रेम करती है, तो मैं अगर इससे निष्कपट होकर रहता तो मेरा तो जीवन ही आनंदमय हो जाता था। प्रातःकाल रमा ने रतन के पास आदमी भेजा। खत में लिखा था, मुझे बड़ा खेद है कि कल जलपा ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो उसे न करना चाहिए था। मेरा यह विचार कदापि नहीं था कि मैं आपको रुपया लौटा दूं। मैंने सर्राफ को ताकीद करने के लिए उससे रुपये लिए थे। कंगन 2-4 रोज में अवश्य मिल जाएंगे, आप रुपये भेज दें। उसी थैली में 200 रुपये मेरे भी थे, वह भी भेजिएगा। अपने सम्मान की रक्षा करते हुए जितनी विनम्रता उससे हो सकती थी उसमें उसने कोई कसर नहीं रखी। जब तक आदमी लौट कर न आया वह बड़ी व्यग्रता से उसकी राह देखता रहा। कभी सोचता कहीं बहाना न बना दे, या घर पर ही न मिले, या 2-4 दिन बाद देने का वादा करे। सारा दारोमदार रतन के रुपये पर था। अगर रतन ने साफ जवाब दे दिया तो फिर सर्वनाश। उसकी कल्पना से ही रमा के प्राण सूखे जा रहे थे। आखिर 9 बजे आदमी लौटा। रतन ने 200 रुपये तो दिए थे, मगर खत का कोई जवाब न दिया। रमा ने निराश आंखों से आकाश की ओर देखा। सोचने लगा, रतन ने खत का जवाब क्यों नहीं दिया? मामूली शिष्टाचार भी नहीं जानती? कितनी मक्कार औरत है। रात को ऐसा मालूम होता था कि साधुता और सज्जनता की प्रतिमा है, पर दिल में यह गुबार भरा हुआ है, यह किसे मालूम था। शेष रुपयों की चिंता में रमा को नहाने खाने की सुध भी न रही। कहार अंदर गया तो जलपा ने पूछा, तुम्हें कुछ काम धंधों की खबर भी है कि मटर गश्ती ही करते रहोगे? 10 बज गए और अभी तक तरकारी भाजी का कहीं पता नहीं। कहार ने त्योरिया बदल कर कहा, तो का 4 हाथ गोड़ कर ले, कामे से तो गवा रहीन। बाबू मेम साहब से रुपया लेवे का भेजिन रहा। जलपा, कौन मेम साहब? कहार, जौन मोटर पर चढ़कर आवत है। जलपा, तो लाए रुपये? कहार, लाए काहे नहीं, पृथ्वी के छोर पर तो रहत है, दौड़त दौड़त गोर पिराए लग। जलपा, अच्छा चल, चटपट तरकारी ले आ। कहार तो उधर गया। रमा रुपये लिए हुए अंदर पहुंचा तो जलपा ने पूछा,
तुमने अपने रुपए रतन से मंगवा लिए ना, अब तो मुझसे न लोगे? रमा ने उदासीन भाव से कहा। मत दो। जल्पा। मैंने कह तो दिया था कि रुपए दे दूंगी, तुम्हें इतनी जल्द मंगाने की क्यों सूझी? क्या समझी होगी इन्हें मेरा इतना भी विश्वास नहीं? रमा ने हताश होकर कहा। रुपए मैंने नहीं मांगे थे, केवल इतना लिख दिया था कि थैली में 200 रुपये ज़्यादा हैं, उसे आप भेज दीजिए। जल्पा ने हंसकर कहा। मेरे रुपये बड़े भाग्यवान हैं, दिखाऊं? चुन चुन कर नए रुपये रखे हैं, सब इसी साल के हैं, बिल्कुल चमाचम, देखो तो आंखें ठंडी हो जाए। इतने में नीचे से किसी ने आवाज़ दी। बाबूजी, सेठ ने रुपये के लिए भेजा है। दयानाथ स्नान करने अंदर आ रहे थे। सेठ के प्यादे को देखकर पूछा, कौन सेठ, कैसे रुपये? मेरे यहाँ किसी के रुपये नहीं आते। प्यादा, छोटे बाबू ने कुछ माल लिया था, साल भर हो गए अभी तक पैसा नहीं दिया। सेठ जी ने कहा है बात बिगड़ने पर रुपए दिए तो क्या, आज कुछ जरूर दिलवा दीजिए। दयानाथ ने रमा को पुकारा और बोले, देखो किसी सेठ का आदमी आया है, उसका कुछ हिसाब किताब बाकी है, साफ क्यों नहीं कर देते? कितना बाकी है इसका? रमा को जवाब न देने पाया था कि प्यादा बोल उठा, पूरे 700 हैं बाबूजी। दयानाथ की आंखें फैलकर मस्तक तक पहुंच गई। 700? क्यों जी, यह तो 700 कहता है। रमा ने टालने के इरादे से कहा, मुझे ठीक से मालूम नहीं। प्यादा, मालूम क्यों नहीं? पुर्जा तो मेरे पास है, तब से कुछ दिया ही नहीं, कम कहाँ से होंगे? रमा ने प्यादे को पुकार कर कहा, चलो तुम दुकान पर, मैं खुद आता हूँ। प्यादा, हम बिना कुछ लिए न जाएंगे साहब, आप यूं ही टाल दिया करते हैं और बातें हमको सुननी पड़ती हैं। रमा सारी दुनिया के सामने जलील बन सकता था, किंतु पिता के सामने जलील बनना उसके लिए मौत से कम न था। जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी हराम का पैसा न छुआ हो, जिसे किसी से उधार लेकर भोजन करने के बदले भूखे सो रहना मंजूर हो, उसका लड़का इतना बेशरम और बेगैरत हो? रमा पिता की आत्मा का यह घोर अपमान न सह सकता था। वह उन पर बात प्रकट नहीं होने देना चाहता था कि उनका पुत्र उनके नाम को बट्टा लगा रहा है। कर्कश स्वर में प्यादे से बोला, तुम अभी भी यहीं खड़े हो? हट जाओ, नहीं तो धक्का देकर निकाल दिए जाओगे। प्यादा, हमारे रुपये दिलवाइए, हम चले जाएंगे, हमें क्या आपके द्वार पर मिठाई मिलती है? रमानाथ, तुम न जाओगे? जाओ, लाला से कह देना कि नालिश कर दे। दयानाथ ने डांट कर कहा, क्या बेशर्मी की बातें करते हो जी? जब फिरा में रुपये न थे तो चीजें क्यों लाए? और लाए तो जैसे बने वैसे रुपये अदा करो। कह दिया नालिश कर दो। नालिश कर देगा तो कितनी आबरू रह जाएगी, इसका भी कुछ ख्याल है? सारे शहर में अंगुलियां उठेंगी, मगर तुम्हें इसकी क्या परवाह? तुमको यह क्या सूझी कि एक बारगी इतनी बड़ी गठरी सिर पर लाद ली? कोई शादी ब्याह का अवसर होता तो और बात थी। और वह औरत कैसी है जो पति को ऐसी बेहुदगी करते देखती और मना नहीं करती? आखिर तुमने क्या सोचकर यह कर्ज लिया? तुम्हारी ऐसी कोई बड़ी आमदनी भी तो नहीं है। रमा को पिता की यह डांट बहुत बुरी लग रही थी। उसके विचार में पिता को इस विषय में कुछ बोलने का अधिकार न था। निसंकोच होकर बोला, आप नाहक कितना बिगड़ रहे हैं, आपसे रुपये मांगने जाऊंगा तो कहिएगा, मैं अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा करके सब चुकाऊंगा। उसने अपने मन में कहा, यह तो आपकी ही करनी है, आपके ही पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। प्यादे ने पिता और पुत्र में विवाद होते देखा तो चुपके से अपनी राह ली। मुंशी जी भुनभुनाते हुए स्नान करने चले गए। रमा ऊपर गया तो उसके मुंह पर लज्जा और ग्लानि की फटकार बरस रही थी। जिस अपमान से बचने के लिए वह डाल डाल पात पात भागा फिरता था, वह हो ही गया। इस अपमान के सामने सरकारी रुपयों की फिक्र भी गायब हो गई। कर्ज लेने वाले बला के हिम्मती होते हैं। साधारण बुद्धि का मनुष्य ऐसी स्थिति में पड़कर घबरा उठता है, पर बैठक बाजों के माथे पर बल तक नहीं पड़ता। रमा अभी इस कला में दक्ष नहीं हुआ था। इस समय यदि यमदूत उसके प्राण हरने आता तो वह आंखों से दौड़कर उसका स्वागत करता। कैसे क्या होगा, यह शब्द उसके एक एक रोम से निकल रहा था कि कैसे क्या होगा। इससे अधिक वह इस समस्या का और व्याख्यान न कर सकता था। यही प्रश्न एक सर्वव्यापी पिशाच की भांति उसे घूरता दिखाई देता था।
कैसे क्या होगा। यही शब्द अगणित बगुलों की भांति चारों ओर उठते नजर आते थे। वह इस पर विचार न कर सकता था, केवल उसकी ओर से आंखें बंद कर सकता था। उसका चित्त इतना खिन्न हुआ कि उसकी आंखें सजल हो गई। जलपा ने पूछा, तुमने तो कहा था कि इसके अब थोड़े ही रुपए बाकी हैं। रमा ने सिर झुकाकर कहा, यह दुष्ट झूठ बोल रहा था, मैंने कुछ रुपए तो दिए थे। जलपा, दिए होते तो कोई रुपयों का तकाजा क्यों करता? जब तुम्हारी आमदनी इतनी कम थी तो गहने लिए ही क्यों? मैंने तो कभी जिद न की थी, और मान लो 2-4 बार कहती भी तो तुम्हें समझ बूझ कर काम करना चाहिए था। अपने साथ मुझे भी 4 बातें सुनवा दी। आदमी सारी दुनिया से पर्दा रखता है, लेकिन अपनी स्त्री से पर्दा नहीं रखता। तुम मुझसे भी पर्दा रखते हो। अगर मैं जानती तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मुझे ऐसा क्या शौक चढ़ रहा था कि मोहल्ले भर की स्त्रियों को तांगे में बैठा बैठा कर सैर कराने ले जाती। अधिक से अधिक तो यही होता कि कभी कभी चित्त दुखी हो जाता, पर यह तकाजे तो न सहने पड़ते। कहीं नालिश कर दे तो 700 के 1000 हो जाएंगे। मैं क्या जानती थी कि तुम मुझसे यह छल कर रहे हो। कोई वैश्या तो नहीं थी कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना घर भरना ही मेरा काम होता। मैं तो भले और बुरे दोनों दिनों की साथीन हूँ। भले में तुम चाहो मेरी बात मत पूछो, बुरे में तो मैं तुम्हारे गले पड़ूंगी ही। रमा के मुख से एक शब्द न निकला। दफ्तर का समय आ गया था, भोजन करने का अवकाश न था। रमा ने कपड़े पहने और दफ्तर चला। जागेश्वरी ने कहा, क्या बिना भोजन किए चले जाओगे? रमा ने कोई जवाब न दिया और घर से निकलना ही चाहता था कि जलपा झटपट नीचे आई और उसे पुकार कर बोली, मेरे पास जो 200 रुपये हैं उन्हें क्यों नहीं दे देते सर्राफ को? रमा ने चलते वक्त जानबूझकर जलपा से रुपये न मांगे थे। वह जानता था जलपा मांगते ही दे देगी, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद अब उसके सामने हाथ फैलाते उसे संकोच ही नहीं, भय भी होता था। कहीं वह फिर से उपदेश देने न बैठ जाए। इसकी अपेक्षा आने वाली विपत्तियां कहीं ज़्यादा हल्की थी। मगर जलपा ने उसे पुकारा तो उसकी आशा बंध गई और बोला, अच्छी बात है, लाओ दे दो। वह बाहर के कमरे में बैठ गया। जलपा दौड़कर ऊपर से आई और रुपये गिन गिन कर उसकी थैली में डाल दिए। उसने समझा था कि रमा रुपये पाकर फूला न समाएगा, पर उसकी आशा पूरी न हुई। अभी 300 रुपये की फिक्र और करनी थी। वह कहाँ से आएगा? भूखा आदमी इच्छापूर्ण भोजन करना चाहता है, 2-4 फुलकों से उसकी संतुष्टि नहीं होती। सड़क पर आकर रमा ने तांगा लिया और उसे जॉर्ज टाउन चलने को कहा। शायद रतन से भेंट हो जाए। वह चाहे तो 300 रुपये का बड़ी आसानी से प्रबंध कर सकती है। रास्ते में वह सोचता जाता था, आज बिल्कुल संकोच न करूँगा। ज़रा देर में जॉर्ज टाउन भी आ गया, रतन का बंगला भी आ गया। वह बारामदे में बैठी थी। रमा ने उसे देखकर हाथ उठाया, उसने भी हाथ उठाया, पर वहाँ उसका सारा संयम टूट गया। वह बंगले में न जा सका। तांगा सामने से निकल गया। रतन बुलाती तो वह चला जाता। वह बारामदे में न बैठी होती तब भी शायद वह अंदर चला जाता, पर उसे सामने बैठे देखकर वह संकोच में डूब गया। जब तांगा गवर्नमेंट हाउस में पहुंचा तो रमा ने चौंक कर कहा, चुंगी के दफ्तर चलो। तांगे वाले ने घोड़ा उधर मोड़ लिया। 11 बजते बजते रमा दफ्तर पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, छाती धड़क रही थी। बड़े बाबू ने जरूर पूछा होगा, जाते ही बुलाएंगे। दफ्तर में ज़रा भी रियायत नहीं करते। तांगे से उतरते ही उसने पहले अपने कमरे की तरफ निगाह डाली। देखा कई आदमी खड़े उसकी राह देख रहे हैं। वह उधर न जाकर रमेश बाबू के कमरे की ओर गया। रमेश बाबू ने पूछा, तुम अब तक कहाँ थे जी? खजांची साहब तुम्हें खोजते फिरते हैं, चपरासी मिला था? रमा ने अटकते हुए कहा, मैं घर पर न था, जरा वकील साहब की तरफ चला गया था, एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। रमेश, कैसी मुसीबत? घर में सब कुशल तो है ना? रमानाथ, जी हाँ, घर पर तो सब कुशल है। कल शाम को यहाँ बहुत काम था, मैं उसमें ऐसा फंसा कि वक्त की कुछ खबर ही न रही। जब काम खत्म करके उठा तो खजांची साहब चले गए थे। मेरे पास आमदनी के 800 रुपये थे। सोचने लगा इसे कहाँ रखूं, मेरे कमरे में कोई संदूक नहीं है। यही निश्चय किया कि इसे साथ लेता जाऊं। 500 रुपये नगद थे, वह तो मैंने थैली में रखे। 300 रुपये के नोट जेब में रख लिए थे और घर चला।
चौक पर एक दो चीज़ें लेनी थी। उधर से होता हुआ घर पहुंचा तो देखा नोट गायब है। रमेश बाबू ने आंखें गड़ा कर कहा, 300 के नोट गायब हो गए? रमानाथ, जी हाँ, कोट के ऊपरी जेब में थी, किसी ने निकाल ली है। रमेश, और तुमको मारकर थैली नहीं छीन ली? रमानाथ, क्या बताऊं बाबूजी, तब से चित्त की जो दशा हो रही है वह बयान नहीं कर सकता। तब से अब तक इसी फिक्र में दौड़ा जा रहा हूँ, कोई बंदोबस्त न हो सका। रमेश, अपने पिता से तो कहा ही होगा ना? रमानाथ, उनका स्वभाव तो आप जानते ही हैं, रुपये तो न देते, उल्टी डांट ही सुनाते। रमेश, तो फिर क्या फिक्र करोगे? रमानाथ, आज शाम तक कोई ना कोई फिक्र करूंगा ही। रमेश ने कठोर भाव धारण करके कहा, तो फिर करो ना, इतनी लापरवाही तुमसे हुई कैसे, यह मेरी समझ में नहीं आता। मेरी जेब से तो आज तक एक पैसा न गिरा। आंखें बंद करके रास्ता चलते हो या नशे में थे? मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं आता। सच सच बतला दो, कहीं अनाप शनाप तो नहीं खर्च कर डाले? उस दिन मुझसे रुपये क्यों मांगने आए थे? रमा का चेहरा पीला पड़ गया, कहीं कलई तो न खुल जाएगी। बात बनाकर बोला, क्या सरकारी रुपया खर्च कर डालूंगा? उस दिन जो आपसे रुपए मांगे थे वह बाबूजी को एक ज़रूरत आ पड़ी थी, इसलिए। घर में रुपये न थे, इसलिए आपसे मांगने आया। आपका खत मैंने उन्हें सुना दिया, खूब हंसे, फिर दूसरा इंतजाम कर लिया। इन नोटों के गायब होने का तो मुझे खुद ही आश्चर्य है। रमेश, तुम्हें अपने पिताजी से मांगते संकोच होता हो तो मैं खत लिख कर मंगवा लूं? रमा ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं बाबूजी, ईश्वर के लिए ऐसा न कीजिएगा। ऐसी ही इच्छा हो तो मुझे गोली मार दीजिए। रमेश ने एक क्षण तक कुछ सोचकर कहा, तुम्हें विश्वास है शाम तक रुपए मिल जाएंगे? रमानाथ, हाँ, आशा तो है। रमेश, तो इस थैली के रुपए जमा कर दो। मगर देखो भाई, मैं साफ साफ कहे देता हूँ, अगर कल 10 बजे रुपये न लाए तो मेरा दोष नहीं। कायदा तो यही कहता है कि मैं इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले करूँ, मगर तुम अभी लड़के हो इसलिए क्षमा करता हूँ, वरना तुम्हें मालूम है ना, मैं सरकारी काम में किसी प्रकार की मुरव्वत नहीं करता। अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई या बेटा होता तो मैं उसके साथ भी यही सलूक करता, बल्कि शायद इससे भी सख्त। तुम्हारे साथ तो फिर भी बड़ी नरमी कर रहा हूँ। मेरे पास रुपए होते तो तुम्हें दे देता, लेकिन मेरी हालत तो तुम जानते हो, किसी का कर्ज नहीं रखता, न किसी से कर्ज लेता हूँ न किसी को देता हूँ। कल रुपए ना आए तो बहुत बुरा होगा। मेरी दोस्ती भी तुम्हें पुलिस के पंजे से न बचा सकेगी। मेरी दोस्ती ने आज अपना हक अदा कर दिया, वरना इस वक्त तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ होती थीं। हथकड़ियाँ, यह शब्द तीर की भांति रमा की छाती में लगा। वह सिर से पांव तक कांप उठा। उस विपत्ति की कल्पना करके उसकी आंखें डबडबा आई। वह धीरे धीरे सिर झुकाए सजा पाए हुए कैदी की भांति अपनी कुर्सी पर बैठ गया, पर यह भयंकर शब्द बीच बीच में उसके हृदय में गूंज जाता था। आकाश पर काली घटाएं छाई थी, सूर्य का कहीं पता न था। क्या वह भी उसी घटा रूपी कारागार में बंद है? क्या उसके हाथों में भी हथकड़ियां हैं? रमा शाम को दफ्तर से चलने लगा तो रमेश बाबू दौड़े हुए आए और कल रुपए लाने की ताकीद की। रमा मन में झुंझला उठा, आप बड़े ईमानदारी के दुम बने हैं, ढोंगिया कहीं के। अगर अपनी ज़रूरत आ पड़े तो दूसरों के तलवे सहलाते फिरेंगे, पर मेरा काम है तो आप आदर्शवादी बन बैठे। यह सब दिखाने के दांत हैं, मरते समय इसके प्राण भी जल्दी न निकलेंगे। कुछ दूर चलकर उसने सोचा, एक बार फिर रतन के पास चलूं। और कोई ऐसा था ही नहीं जिससे रुपए मिलने की आशा होती। वह जब उसके बंगले पर पहुंचा तो वह अपने बगीचे के गोल चबूतरे पर बैठी हुई थी। उसके पास ही एक गुजराती जौहरी बैठा संदूक से सुंदर आभूषण निकाल निकाल कर दिखा रहा था। रमा को देखकर वह बहुत खुश हुई। आइए बाबू साहब, देखिए सेठ जी कैसी अच्छी अच्छी चीज़ें लाए हैं। देखिए हार कितना सुंदर है, इसके दाम 1200 रुपये बताते हैं। रमा ने हार को हाथ में लेकर देखा और कहा, हाँ, चीज़ तो अच्छी मालूम होती है। रतन, दाम बहुत कहते हैं। जौहरी,
भाई जी, ऐसा हार अगर आपको कोई 2,000 में ला दे तो जो जुर्माना कहिए दूंगा। 1,200 मेरी लागत बैठ गई है। रमा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा न कहिए सेठ जी, जुर्माना दंड देना पड़ जाएगा। जौहरी, बाबू साहब, हार तो 100 रुपये में भी आ जाएगा और बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि चमक दमक में इससे भी बढ़कर, मगर परखना आना चाहिए। मैंने खुद ही आपसे तोल मोल की बातें नहीं की। तोल मोल अनाड़ियों से किया जाता है, आपसे क्या तोल मोल। हम लोग नीरे रोजगारी नहीं है बाबू साहब, आदमी का मिजाज देखते हैं। श्रीमती जी ने क्या अमीराना मिजाज दिखाया है कि वाह। रतन ने हार को लुब्ध नजरों से देखकर कहा, कुछ तो कम कीजिए सेठ जी, आपने तो जैसे कसम ही खा ली है। जौहरी, कमी का नाम न लीजिए हुजूर, यह चीज आपकी भेंट है। रतन, अच्छा अब एक दाम बतला दीजिए, कम से कम क्या लेंगे इसका। जौहरी ने कुछ क्षुब्ध होकर कहा, 1,200 रुपये और 12 कौड़ियाँ होंगी हुजूर। आपसे कसम खाकर कहता हूँ, इसी शहर में 1,500 का भेजूंगा और आपसे कह जाऊंगा कि किसने लिया है। यह कहते हुए जौहरी ने हार को रखने के लिए केस निकाला। रतन को विश्वास हो गया यह कुछ कम न करेगा। बालकों की भांति अधीर होकर बोली, आप तो ऐसा समेट लेते हैं कि हार को नजर लग जाएगी। जौहरी, क्या करूं हुजूर, जब ऐसे दरबार में चीज की कदर नहीं होती तो दुख होता है। रतन ने कमरे में जाकर रमा को बुलाया और बोली, आप समझते हैं या कुछ और उतरेगा। रमा, मेरी समझ में तो चीज 1,000 से ज्यादा की नहीं है। रतन, हाँ होगा, मेरे पास तो 600 रुपये ही हैं। आप 400 का प्रबंध कर देंगे तो मैं इसे ले लूं। यह इसी गाड़ी से काशी जा रहा है, उधार न मानेगा। वकील साहब किसी जलसे में गए हैं, 9-10 बजे के पहले न लौट सकेंगे। मैं आपको कल रुपया लौटा दूंगी। रमा ने बड़े संकोच के साथ कहा, विश्वास मानिए मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। मैं तो आपसे ही रुपये मांगने आया था, मुझे बड़ी सख्त ज़रूरत है। वह रुपये मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए कोई अच्छा सा हार यहीं से ला दूंगा। मुझे विश्वास है ऐसा हार 700-800 में मिल जाएगा। रतन, चलिए, मैं आपकी बातों में नहीं आती। 6 महीनों में एक कंगन तो बनवा न सके, अब हार क्या लाएंगे। मैं यहाँ कई दुकानें देख चुकी हूँ, ऐसी चीज़ शायद ही कहीं मिले, और निकले भी तो इसके ड्योढ़े दाम देने पड़ेंगे। रमानाथ, तो इसे कल क्यों न बुलाइए, इसे सौदा बेचने की गरज होगी तो आप ही ठहरेगा। रतन, अच्छा कहिए, देखिए क्या कहता है। दोनों कमरे के बाहर निकले। रमा ने जौहरी से कहा, तुम कल 8 बजे क्यों नहीं आते। जौहरी, नहीं हुजूर, कल काशी में 2-4 बड़े रईसों से मिलना है, आज के न जाने से बड़ी हानि हो जाएगी। रतन, मेरे पास इस वक्त 600 रुपये हैं, आप हार दे जाइए, बाकी के रुपये काशी से लौट कर ले जाइएगा। जौहरी, रुपये का तो कोई हर्ज न था, महीने 2 महीने में ले लेता, लेकिन हम परदेसी लोगों का क्या ठिकाना। हम आज यहाँ हैं कल वहाँ, फिर न जाने कब आना हो। आप इस वक्त 1,000 दे दें, 200 फिर दे दीजिएगा। रमानाथ, तो सौदा न होगा। जौहरी, इसका अख्तियार है आपको, मगर इतना कह देता हूँ कि ऐसा माल फिर न पाइएगा। रमानाथ, रुपये होंगे तो माल बहुत मिल जाएगा। जौहरी, कभी कभी दाम रहने पर भी माल अच्छा नहीं मिलता। यह कहकर जौहरी ने फिर हार को केस में रखा और इस तरह संदूक समेटने लगा मानो एक क्षण भी वहां न रुकेगा। रतन का रोया रोया कान बना हुआ था, मानो कोई कैदी अपनी किस्मत का फैसला सुनने को खड़ा हो। उसके हृदय की सारी ममता, ममता का सारा अनुराग, अनुराग की सारी अधीरता, उत्कंठा, चेष्टा उसी हार पर केंद्रित हो रही थी। मानो उसके प्राण उसी हार के दानों में जा छिपे थे। मानो उसके जन्म जन्मांतरों की संचित अभिलाषा उसी हार पर मंडरा रही थी। जौहरी को संदूक बंद करते देखकर वह जल मेहिल मछली की भांति तड़पने लगी। कभी संदूक खोलकर देखती, कभी वह दराज खोलती, पर रुपये कहीं न मिले। सहसा मोटर की आवाज़ सुनकर रतन ने फाटक की ओर देखा। वकील साहब चले आ रहे थे। वकील साहब ने मोटर बरामदे के सामने रोक दी और चबूतरे की तरफ चले। रतन ने चबूतरे से नीचे उतरकर कहा, आप तो 9 बजे आने को कह गए थे। वकील, वहाँ काम पूरा ही न हुआ, बैठकर क्या करता। कोई दिल से काम तो करना नहीं चाहता, सब मुफ्त में नाम कमाना चाहते हैं।
यह क्या, कोई जौहरी है? जौहरी ने उठकर सलाम किया। वकील साहब रतन से बोले, क्यों, तुमने कोई चीज़ पसंद की? रतन, हाँ, एक हार पसंद किया है, 1200 रुपये मांगते हैं। वकील, बस? कोई चीज़ पसंद कर लो, तुम्हारे पास सिर की कोई अच्छी चीज़ नहीं है? रतन, इस वक्त मैं यही हार लूँगी, आजकल सिर की चीज़ें कौन पहनता है? वकील, लेकर रख लो, पास रहेगी तो कभी पहन लोगी, नहीं तो कभी दूसरों को पहने देख लिया तो कहोगे मेरे पास होता तो मैं भी पहनती। वकील साहब को रतन से पति का सा नहीं, पिता का सा स्नेह था। जैसे कोई स्नेही पिता मेले में लड़कों से पूछ पूछ कर खिलौने लेता है, वह भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने लेते थे। उसके कहने भर की देर थी। उनके पास उसे प्रसन्न करने के लिए धन के सिवा और चीज़ ही क्या थी। उन्हें अपने जीवन में एक आधार की ज़रूरत थी, सदैह आधार की, जिसके सहारे वह इस जीर्ण दशा में भी जीवन संग्राम में खड़े रह सकें। जैसे किसी उपासक को प्रतिमा की ज़रूरत होती है, बिना प्रतिमा के वह किस पर फल चढ़ाए, किसे गंगा जल से नहलाए, किसे स्वादिष्ट चीज़ों का भोग लगाए। इसी भांति वकील साहब को भी पत्नी की ज़रूरत थी। रतन उनके लिए सदैह कल्पना मात्र थी, जिससे उनकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी। कदाचित रतन के बिना उनका जीवन उतना ही सोना होता जितना आंखों के बिना मुख। रतन ने केस में से हार निकालकर वकील साहब को दिखाया और बोली, इसके 1200 रुपये मांगते हैं। वकील साहब की निगाह में रुपये का मूल्य आनंददायिनी शक्ति थी। अगर हार रतन को पसंद है तो उन्हें इसकी परवाह न थी कि इसके क्या दाम देने पड़ेंगे। उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा, सच सच बोलो, कितना लिखूं? जौहरी ने हार को उलट पलट कर देखा और हिचकते हुए बोला, 1150 कर दीजिए। वकील साहब ने चेक लिखकर उसको दे दिया और वह सलाम करके चलता हुआ। रतन का मुंह इस समय वसंत की प्राकृतिक शोभा की भांति विकसित था। ऐसा गर्व, ऐसा उल्लास उसके मुख पर कभी भी न दिखाई दिया था, मानो उसे संसार की संपत्ति मिल गई है। हार को गले में लटकाए वह अंदर चली गई। वकील साहब के आचार विचार में नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था। भोजन अब भी वह किसी ब्राह्मण के हाथ का भी न खाते थे। आज रतन उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने गई। अपनी कृतज्ञता को वह कैसे जाहिर करे। रमा कुछ देर तक तो बैठा वकील साहब का यूरोप गौरव गान सुनता रहा, अंत को निराश होकर चल दिया। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद।